हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे। माय नेम इज दिनेश कुमार। माय यूट्यूब चैनल डेविड बायोकेम में आपका स्वागत है। तो चलिए हम बात करेंगे आज बायोमॉलिक्यूल जो एक्टिवेशन एनर्जी का जो ग्राफ दिया गया है, कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद मैं कोएंजाइम के बारे में भी बात करूंगा, होलो एंजाइम, कोफैक्टर, प्रोटीन नॉन प्रोटीन पार्ट के बारे में। तो देखो, इनसे क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, अक्सर आते हैं। बायोमॉलिक्यूल से अगर क्वेश्चन बनाएंगे तो यहाँ से जरूर बनाते हैं। एक कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी एनर्जी कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। देखो, उसका एक ग्राफ दिया गया है, हम ड्रॉ कर लेते हैं पहले। जब हम कोई भी ग्राफ बनाते हैं ना, तो ये जो लाइन होती है ना, एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है, एक्स एक्सिस, और ये होती है वाई। और जो जेड लाइन होती है ना, उसमें जो है रिस्पांस देता है हमारा ग्राफ कि इसका रिजल्ट क्या होगा। प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। और यहाँ पे जो होता है ना, पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी। देखो, हमको सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करना है, तो उसमें क्या क्या डिफरेंस आते हैं वो बताता है ग्राफ। देखो, जैसे ये होती है हमारी ट्रांजिशन स्टेट, हमारी होती है ट्रांजिशन स्टेट, जो कि एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। सबस्ट्रेट, कोई भी सबस्ट्रेट है उसको हमको प्रोडक्ट में चेंज करना है। अब देखना यहाँ पे क्या रिजल्ट है। देखो, जब एंजाइम नहीं प्रेजेंट होते हैं, एक्टिवेशन एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम विद एंजाइम, एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट, सॉरी, यहाँ पे विदाउट, जब एंजाइम नहीं प्रेजेंट होंगे, विद एंजाइम। कहने का मतलब हमारा ये है, और ये जो होती है हमारी ट्रांजिशन स्टेट होती है, जो कि हाईली अनस्टेबल होती है। देखो, जब सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज होना होगा, तो उसमें एंजाइम लगते हैं, और जब एंजाइम लगते हैं तब क्या प्रभाव होता है, जब नहीं लगते हैं, नहीं प्रेजेंट होते, तब क्या प्रभाव पड़ता है इसका। तो वही बता रहा है कि देखो, जब सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज होना है, तो जब एंजाइम नहीं है, जब एंजाइम इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में जैसे चेंज होना है, तो उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू देखो काफी हाई होती है। ठीक। और जब एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, तो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में जब चेंज होना होता है, तो एक्टिवेशन एनर्जी का देखो ग्राफ बिल्कुल कम हो जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि एनसीईआरटी ये भी बोलती है कि जब सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज होना होता है, तो एंजाइम जो होते हैं ना, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके काम करते हैं। मतलब कि अगर प्रेजेंट होंगे एंजाइम, तो एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ही कम लगेगी, और जब नहीं प्रेजेंट होंगे, तो एक्टिवेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा लगती है। तो वो धीरे धीरे कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में। और देखो, एक बार ये सबस्ट्रेट अगर प्रोडक्ट में चेंज होना है उसको, तो ट्रांजिशन स्टेट से उसको पास होना ही पड़ेगा। बिना ट्रांजिशन स्टेट पास किए हुए वो प्रोडक्ट में नहीं कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है। तो यही बताया गया है कि जब एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, तब एक्टिवेशन एनर्जी कम लगती है सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज होने में। ठीक है। और जब एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, तो एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ही कम लगती है। और देखो, सबस्ट्रेट लोअर है
अगर प्रोडक्ट से, तो ये एक्जोथर्मिक प्रोसेस होती है, एक्जोथर्मिक प्रोसेस। डेल्टा इसकी वैल्यू जो होती है हमारी निगेटिव हो जाती है। और जब प्रोडक्ट ज़्यादा, जब सबस्ट्रेट कम होता है प्रोडक्ट से, तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है, एंडोथर्मिक प्रोसेस। तब डेल्टा इसकी वैल्यू हमारी पॉजिटिव हो जाती है, ठीक। तो और ये ट्रांजिशन स्टेट होती है, ये हाईली अनस्टेबल होती है, ट्रांजिशन स्टेज हाईली अनस्टेबल होती है, हाईली अनस्टेबल। तो यही सब चीजें बताती है कि जब प्रोडक्ट, जब जब हमको कन्वर्ट करना होता है सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में, तो ट्रांजिशन स्टेट से पास करना होता है। जब एंजाइम नहीं होते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ही हाई लगती है, और जब एंजाइम होते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी का जो मात्रा है मान लो वो कम है। और एक चीज और है कि देखो, जब सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज होता है तो एंजाइम काम करते हैं, एंजाइम उसमें इन्वॉल्व होते हैं, रिएक्शन की रेट को बढ़ा देते हैं, लेकिन कंज्यूम नहीं होते हैं। मान लो कि अगर, मान लो कि 5 मोल हैं, ठीक है, अगर 5 मोल एंजाइम लगा तो जब प्रोडक्ट में चेंज करेगा तो बाद में देखोगे कि 5 ही मोल होगा वो। मान लो एक समझने के लिए 5 ही मोल बचेगा। ऐसा नहीं है कि उसमें रिएक्शन में वो इन्वॉल्व होके वो कंज्यूम हो जाए, मतलब खत्म हो जाए, थोड़ा सा बचे। वो वैसे ही सिर्फ उनका काम क्या रहता है कि रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं, बस वो कैटलिस्ट होते हैं, ठीक, कैटेलिस्ट एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होते हैं, हीम होता है, जैसे कि मान लो कोएंजाइम, प्रोटीन, नॉन प्रोटीन पार्ट, इसके बारे में बात कर लेते हैं जल्दी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन आते हैं। एपोएंजाइम होता है एक, एपोएंजाइम कोफैक्टर। एपोएंजाइम जो होता है ना एंजाइम में, एपोएंजाइम जो होता है ये नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, वो प्रोटीन पार्ट होता है, प्रोटीन पार्ट। जबकि कोफैक्टर होता है ना, इसमें नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट को जो है, नॉन प्रोटीन पार्ट को कोफैक्टर बोलते हैं, नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। एंजाइम में जो होता है ना एपोएंजाइम और कोफैक्टर, एक प्रोटीन पार्ट होता है और एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। प्रोटीन पार्ट को एपोएंजाइम बोलते हैं, नॉन प्रोटीन पार्ट को कोफैक्टर बोलते हैं। इसको मिला के हम बोलते हैं होलो एंजाइम, होलो एंजाइम। ये क्वेश्चन पूछा गया था नेट में कि बताओ होलो एंजाइम में कौन कौन से आते हैं, कोफैक्टर प्लस एपोएंजाइम। अब कोफैक्टर, वो कोफैक्टर में देखो, अगर कोफैक्टर में, अगर कोफैक्टर को हम हटा देते हैं एंजाइम से तो उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी लॉस हो जाती है। ये भी एनसीईआरटी में लिखा गया है। इसके 3 पार्ट होते हैं कोफैक्टर के। प्रोस्थेटिक ग्रुप, ये टाइटली बाउंड होते हैं, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कि टाइटली बाउंड होते हैं, किससे, एपोएंजाइम से। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि टाइटली बाउंड होते हैं, टाइटली बाउंड विद एपोएंजाइम। जैसे जो हीम होता है, इसका एग्जांपल दिया गया एनसीईआरटी में, हीम, हीम इज ए प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है। प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कि टाइटली बाउंड होते हैं एपोएंजाइम से। एक होता है कोएंजाइम, दूसरा क्या होता है, कोएंजाइम। ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ही होते हैं, लेकिन ये टाइटली बाउंड होते हैं, टाइटली, वो लूजली बाउंड होते हैं, सॉरी, लूजली बाउंड होते हैं, लूजली, लूजली बाउंड विद एपोएंजाइम, विद एपोएंजाइम, एपोएंजाइम। इसका प्रोस्थेटिक ग्रुप का जो एग्जाम्पल होगा वो हीम है। और एक कोएंजाइम का जो होता है ना, जैसे कि NADP हो गया हमारा, हाँ, विटामिन NAD, NADP, विटामिन NAD, NADP,
और जिसको बोलते हैं ना नियासिन, ये एनसीईआरटी में लिखा है, लिख तो ऐसे ही लिखा है, देखो मैंने उसमें लाइन के फॉर्म में जो कि समझ में नहीं आएगा, और ये मैं ऐसे अगर ऐसे बताऊंगा ना आपको तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो लाइनों में दिया गया है ऐसे, नहीं तो आपको सिंपल सिंपल भाषा में समझ में आएगा। ठीक है, एनएडी एनएडीपी विटामिन नियासी जैसे, और मेटल आयन होते हैं, मेटल आयन भी होते हैं, तीसरा क्या होता है मेटल आयन, मेटल आयन ये कोऑर्डिनेट बांड के द्वारा जो है, कोऑर्डिनेट के द्वारा जो है जुड़े रहते हैं। जैसे कि मान लो जिंक हो गया, इसका एग्जांपल क्या है जिंक, जेडेन, जेडेन किसका को फैक्टर है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, पेप्टाइडेज। और ये जो इसमें जो है जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, ये जो है ना इसमें एक एंजाइम लगता है कैटालेज पेरोक्सीडेज, कैटालेज पेरोक्सीडेज। आपको एनसीईआरटी में लाइनों के फॉर्म में दिया जो कि समझ में नहीं आएगा, अगर ऐसे आपको ऐसे आप चार्ट के फॉर्म में समझेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। देखो एंजाइम में देखो एपो एंजाइम, कोफैक्टर, एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर। जो एपो एंजाइम होता है ये प्रोटीन पार्ट होता है हमारा, और जो कोफैक्टर होता है नॉन प्रोटीन एंजाइम होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। इन दोनों को मिला के बोलते हैं होलो एंजाइम। कोफैक्टर के तीन पार्ट होते हैं जो कि प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम एंड मेटल आयन। प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है आर्गेनिक कंपाउंड होता है जो कि टाइटली बाउंड होता है किससे, एपो एंजाइम से, जैसे कि हिम इज प्रोस्थेटिक ग्रुप। कोएंजाइम जो होते हैं ये भी आर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कि लूजली बाउंड होते हैं एपो एंजाइम से, जैसे कि एनएडी, एनएडीपी, विटामिन नियासिन इसका एग्जांपल है। और जो मेटल आयन होते हैं जैसे कि जिंक, जिंक इज एक कोफैक्टर फॉर कार्बोक्सी पेप्टाइडेज या पेरोक्सीडेज। ठीक है, तो जैसे इसका एग्जांपल जिंक है, जिंक इज कोफैक्टर पेरोक्सीडेज एंड कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। और इसमें जो है प्रोस्थेटिक ग्रुप में जो होता है ना इसमें कैटालेज एंजाइम की जरूरत पड़ती है, तो इसमें कैटालेज एंजाइम कैटालेज या पेरोक्सीडेज लगता है इसमें एंजाइम। ठीक है, ऐसे आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे, 100% मिलेगा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि समझ में नहीं आता है ऐसे, अगर फॉर्म में समझोगे ना समझ लोगे तो बहुत अच्छा होगा, आपको समझ में आएगा एनसीईआरटी की एक एक लाइन, क्योंकि मैं वहीं से जो है आपको बता रहा हूँ, एक एक बता रहा हूँ। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, देखो कमेंट नहीं आते हैं तो इस वजह से मैं काम भी नहीं कर पा रहा हूँ, देखो मैं अपने हिसाब से पढ़ा दे रहा हूँ, जो कि मुझे लग रहा है कि मेन मेन टॉपिक जो कि इंपॉर्टेंट है मैं वही पढ़ा रहा हूँ। अगर कमेंट नहीं आएंगे तो फिर हम लोग कैसे रिस्पांस देंगे, तो ऐसा करिए आप कमेंट जरूर करिए कि आपको क्या चाहिए, किस टॉपिक में बात करूँ, कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं। जो जो आप नहीं बोलोगे ना तो जो जो मुझे लगेगा मैं आपको बताता हूँ, मेरा काम ही है कि मेन मेन टॉपिक बताना जिसमें आपको दिक्कत हो रही हो। ठीक है, तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।